हेलो सोल्जर्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी पे। तो कैसे हैं सोल्जर आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए। तो काफ़ी लंबी समय के बाद मुलाकात हुई है। तो हम लोग जो है बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे आपको वेक्टर, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 पर 3 पार्ट हम लोगों ने देख चुका है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर पर हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग वेक्टर की न्यू आगाज में न्यू बेसिक लेवल से हम लोग बिल्कुल वेक्टर को अब आगे पोर्शन क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे। आज हम लोग बात करेंगे किस पे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है वेक्टर का कि ऑन रोटेटिंग विथ 2 पाई, ऑन रोटेटिंग विथ 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। वेक्टर डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि कोई वेक्टर है, अगर उसको हम लोग 2 पाई एंगल से, 2 पाई मतलब 360 डिग्री एंगल से अगर रोटेट करें तो उस पर कोई प्रॉपर्टी पे उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सपोज कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मूव करके हम लोग फाइनल पोजीशन यहाँ तक पहुँचे, तो डैट मीन जहाँ से शुरू किए वहीं पे हम लोग आ गए। तो क्या हुआ कि जितना जो उसका वैल्यू था वही फाइनल पोजीशन पे भी वही वैल्यू था। तो कहने का मतलब है कि 2 पाई एंगल पे मतलब कंप्लीट सर्किल या कंप्लीट एक पाथ मूव करने के बाद जिस पॉइंट से शुरू किए हैं, अगर उस पॉइंट पे आ जाते हैं तो वेक्टर अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टीज पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर पैरेलल बी शिफ्टेड टू इटसेल्फ। ये प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई वेक्टर है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कोई ए वेक्टर है। तो कहने का मतलब है कि कोई वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है, पैरेलली शिफ्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल शिफ्ट मतलब कहने का मतलब है कि उसके ऊपर कोइंसाइड कर सकते हैं या एक ही प्लेन में रख सकते हैं। कंडीशन क्या रहना चाहिए कि जो वेक्टर जो हम लोगों ने कंसिडर किया है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जितनी सपोज कीजिए ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो जो वेक्टर जो हम लोग इस पे जो पैरेलली शिफ्ट करेंगे वो क्या होगा, वो भी 5 ही यूनिट का होगा। और सपोज कीजिए अगर डायरेक्शन इसका राइट साइड में है तो जो वेक्टर हम लोग सेकेंड वेक्टर जो इस पे पैरेलली शिफ्ट करेंगे वो भी सेम ही डायरेक्शन और सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा। मतलब इसी प्लेन में अगर ऐसे शिफ्ट करें तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर को ऐसे हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका अगर बी वेक्टर है सपोज कीजिए 4 यूनिट का, तो सपोज कीजिए ये किसी प्लेन में है तो ये भी जो दूसरा वेक्टर बनाएंगे ये बी वेक्टर को हम लोग यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका यूज बहुत आने वाला है वेक्टर पैरेलल शिफ्ट का। ठीक है, अब नोट डाउन कीजिए थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपका है कैसे हम लोग एंगल फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच में। क्या मैंने बोला कि कैसे हम लोग एंगल फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच में। सपोज कीजिए मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल। मैं आपको प्रीवियस डे बताया था कि वेक्टर के जो होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टेल, इसको हम लोग बोलते हैं हेड।
इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं टेल, और ये हेड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, तो पहली क्वेश्चन एराइज होता है कि एंगल क्यों हम लोग निकालते हैं। तो एंगल निकालना इसलिए ज़रूरी है, एंगल इसलिए हम लोग निकालते हैं कि वो दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग बता सकते हैं कि दोनों वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में क्या रिजल्टेंट है, क्या रिजल्टेंट है। सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। तो एंगल का मतलब होता है कि दो वेक्टर है कितने एंगल पे सिचुएटेड है, जिसके वजह से एंगल के ही कारण से हम लोग वो दो वेक्टर का एंगल डिटरमाइन और उसका डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन होना जरूरी है, या तो टेल से टेल ज्वाइन होना जरूरी है, या तो हेड से हेड ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि एक ए वेक्टर टेल है, एक वेक्टर आपको ये बना दिया और दूसरा वेक्टर आपको ज्वाइन कर दिए हेड टू टेल, नहीं, दोनों वेक्टर का जो होना चाहिए कनेक्शन पॉइंट टेल टू टेल होना चाहिए। सपोज कीजिए ये आपका ए वेक्टर है और एक मैंने वेक्टर को बनाया दैट इज आप बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर का टेल था, ये आपका ए वेक्टर का टेल था, तो बी वेक्टर का भी जो टेल होना चाहिए इस पे कोइंसाइड होना चाहिए, तब कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्वाइन टेल टू टेल। ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये इसका बी वेक्टर का हेड है, ये टेल है, और ये ए वेक्टर का टेल है और ये हेड है। मतलब दोनों वेक्टर का टेल से टेल क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तभी हम उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जितना एंगल पे सिचुएटेड है 70-60 डिग्री, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब आप लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ गए होंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का मतलब हुआ कि दो वेक्टर हो, उसको क्या कीजिए कि टेल से टेल ज्वाइन कीजिए, जितना एंगल दिया है वही आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और एक मैं बना रहा हूँ बी वेक्टर, ये आपका वी वेक्टर है और ए वेक्टर है, इसके बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। मैं पूछूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि यही प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी को ध्यान में रखना जरूरी है। ये आपका ए वेक्टर का टेल है और ये बी वेक्टर का हेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मामला फंस रहा है, ये क्या हो रहा है, टेल टू हेड ज्वाइन कर रहा है, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बी वेक्टर का जो है इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब जो बी वेक्टर का जो यहाँ पे हेड आ रहा था अब यहाँ पे आ रहा है, अब ये क्या टेल से टेल ज्वाइन हो गया। तो अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं किसी लीनियर पेयर, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, अगर जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल बनाता है 180 डिग्री, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये जो होगा ये 120 डिग्री होगा, है कि नहीं। लीनियर पेयर एंगल कितना होता है हम लोग पढ़े हैं 180 डिग्री। तो देख रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, एंगल जब भी निकालना है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो ज्वाइन होना चाहिए टेल टू टेल, नहीं तो हेड टू हेड। ये नहीं कि एक टेल हो जाए एक हेड हो जाए, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जब एक्सटेंड किए तो बी वेक्टर का हेड नीचे आ गया और बी वेक्टर का यहाँ पे टेल अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि पहले एरो यहाँ था, पर हम लोगों ने क्या किया कि बी वेक्टर को एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद अब एरो यहाँ पे आ गया और टेल यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल हुआ, ये वाला, ना कि 60 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें काम आएगा। बाकी क्या है कि और आगे भी प्रॉपर्टीज आएंगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग क्या है धीरे धीरे वेक्टर पे कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वेक्टर हुआ था हम लोग इसके एक्सरसाइज भी क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अब हम लोग करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट की, कुछ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा लॉ पढ़ना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आपको पढ़ना है पॉलीगन्स लॉ। अब फिर फोर्थ पढ़ना है हाउ वी विल कंसीडर द रिजल्टेंट ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब अब हमें वेक्टर का जो अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब दो वेक्टर को हम लोग अब कैसे ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मैं 2a वेक्टर का इमेजिन ले रहा हूँ, 3 वेक्टर भी हो सकता है, 4b वेक्टर हो सकता है, पर अब हम लोग अभी जो हम लोग बेसिक स्टेज में जो लेके चलेंगे वो होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज पढ़े सब एप्लीकेशन इसी पे आया, क्योंकि जो भी है स्ट्रैटेजी वे में एक पढ़ाई होना चाहिए। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। सपोज कीजिए आप एक ये वेक्टर ए वेक्टर और एक यहाँ पे कोई है बी वेक्टर, कहा जाए कि ये दो वेक्टर को आप ऐड करके बताइए। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे नियम बना। पहला जो नियम आता है जिससे क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई हाल नहीं, एक क्या है, एक नियम है, एक लॉ है जो कि बताया है कि कैसे दो वेक्टर को ऐड किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। क्या हम लोग बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि कंडीशन को याद रखना चाहिए। पहले कंडीशन क्या था कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। ये आपको बी वेक्टर है, तो इसको पैरेलल मतलब इसको उठा के हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ये आपका हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ एनी टू वेक्टर ए वेक्टर सपोज एंड बी वेक्टर आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर कहने का मतलब है कि एक होता है आपका क्लॉकवाइज आपका होता है जो घड़ी का जो डायरेक्शन होता है ऐसे, एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी का क्या होता है विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोला गया है कि टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। क्या कर ले रहे हैं हम उसको सेम ऑर्डर में लेना है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। हम लोग किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं। देन द थर्ड वेक्टर which will consider here is called the magnitude or resultant of the another vector and also represent the third side of the triangle। क्या मैंने कहा कि दो वेक्टर लिया सेम ऑर्डर में लेना है, तो जो तीसरा वेक्टर का जो निर्माण हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट सेंस में होना चाहिए। और वो क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल की तरह इसको अरेंज करना है और वही थर्ड जो साइड होगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट मतलब उसका परिणाम, रिजल्टेंट निकालेंगे। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। तो जो थर्ड वेक्टर जो आएगा, सपोज कीजिए ये आपका थर्ड वेक्टर है, अब इसका डायरेक्शन कहाँ रखना है, एरो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम लोग एरो इस टाइप दे देंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, तो हमें सेम ऑर्डर में नहीं देना है, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही सेम ऑर्डर में रखना है। जो तीसरा वेक्टर आएगा उसको अपोजिट ऑर्डर में रखना है। तो हम लोग चल रहे थे क्लॉकवाइज, तो लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका हो जाएगा सी वेक्टर, इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट। देखिए ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेक इन द सेम ऑर्डर, what will you order take according to your wishes, whether it is clockwise or anti-clockwise, then the third vector
which represent the third side of the triangle taken in the opposite order, which will you take a vector and b vector, then the third vector is called the resultant. Third vector is called resultant of these two vector. इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो ए वेक्टर हुआ बी वेक्टर, इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी का ये रिजल्टेंट है, मतलब इसी का ये परिणाम है, इसी का ये कॉन्सिक्वेंस है। मतलब ए वेक्टर और वी वेक्टर का जो वैल्यू है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करने का मतलब हुआ क्या कि आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐड किया प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड किया, और उसके करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वही क्या है, उसका रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट आया है ये एक वेक्टर है, तो इसका क्या होगा, वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया ये दोनों को ऐड करके, बट डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या अभी बताया था मैंने, सेकेंड प्रॉपर्टीज पे जो भी पढ़ेंगे स्टेप वाइज एंगल बताया था, इसलिए तो मैंने एंगल पहले ही बता दिया था, क्योंकि एंगल जब तक नहीं जानेंगे तो हमने, क्योंकि मैंने बताया था कि एंगल से ही हम लोग डायरेक्शन समझेंगे। एंगल्स गिव्स द डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब एंगल मालूम हो गया तो हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो एक वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसके पास दो पार्ट हो गए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, डायरेक्शन के लिए एंगल बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ भी बना सकता है, या तो वो ए वेक्टर के साथ बनाए या तो वो बी वेक्टर के साथ बनाएंगे। वो हम लोग प्रूफ में देखेंगे जैसे जैसे अभी बनेंगे। अब देखिए, अब सेकेंड बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल ले, जो इसीलिए मैंने पहले प्रॉपर्टीज बताया कि उसका हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर सके। वो मैं नहीं बताता तो काफ़ी प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए स्टेप वाइज पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये बोल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा नहीं। देखिए यही आगे के लिए कॉन्सेप्ट, देखिए ए वेक्टर का ये हेड है, अब फिर ये आ गया बी वेक्टर का टेल, मतलब ये हेड से टेल हो गया। तो अब हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल ये है। तो अब मैंने क्या बोला था, इस कंडीशन मैंने क्या बोला था, किसी एक वेक्टर को आप एक्सटेंड कीजिए, बढ़ाइए। तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो अब इसका हेड जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब इसको मैंने एक्सटेंड किया तो टेल यहाँ पे आ गया और हेड यहाँ पे आ गया, नो प्रॉब्लम एनी, ओके। अब बता सकता हूँ ये आपका हो गया ए वेक्टर, इतना से इतना आपका हो गया ए वेक्टर, और ये आपका हो गया बी वेक्टर। अब देखिए ये ए वेक्टर का टेल यहाँ पे है और बी वेक्टर का टेल यहाँ पे है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। अब ये एंगल बता सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल आपका ये होगा थीटा, ना कि ये वाला होगा इनसाइड वाला। तो एंगल मैंने बोला था कि एंगल समझिएगा तभी जितने सारे लॉ होंगे तो आप समझ उसका आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देख रहा है कि हेड से टेल हो रहा है, मामला फंस रहा है, तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को, आप बोलिएगा सर बी वेक्टर क्यों नहीं आपने एक्सटेंड किया, तो बी वेक्टर को अगर मैं एक्सटेंड करता तो नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि आपका ए वेक्टर क्या है, इस साइड में है और बी वेक्टर आपका अपवर्ड साइड में है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल साइड में ही हमें उनका कोइंसाइड पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का निर्माण करना, इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ए वेक्टर को ही एक्सटेंड किया। सबका एक रीजन है, फिजिक्स मतलब सबका एक वाई, जब क्यू पढ़ रहे हैं तो एक वाई निकलना चाहिए। क्यू हुआ तो वाई, जब क्वेश्चन राइज होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आदमी खुद समझने लगेगा, क्यों नहीं इसको एक्सटेंड किए, क्यों इसको किए। तो सब में एक वाई क्वेश्चन जब राइज होने लगेगा तो फिजिक्स क्या है, एक विजुअलाइजिंग ना, समझने लगेंगे उसको, कॉन्सेप्ट को। ये हो गया थीटा एंगल, इसका मैटर खत्म ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब आइए रिजल्टेंट जो आया, इसका भी आप बताइए, इसका भी तो एंगल बनेगा ना। किसके साथ एंगल बनाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, किसी के साथ आप एंगल बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वेक्टर के साथ बनाइएगा तो वर्टिकली आएगा, ए वेक्टर के साथ बनाइएगा तो हॉरिजॉन्टली आएगा, किसी के साथ भी आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो मैं बना रहा हूँ ए वेक्टर के साथ। सपोज कीजिए कि जो रिजल्टेंट है वो आपका
अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। रिजल्टेंट जो है वो आपका अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। यही जो अल्फा जितना जो वैल्यू आएगा वही डायरेक्शन देगा इस वेक्टर का कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो आइए अब इतना जब हम लोग समझ गए तो अब इसका प्रूफ भी हम लोग देख लिया जाए। ठीक है, आइए। तो हम लोग ये जो अब फिगर जब समझ गए तो मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो काफ़ी कम समय में हो जाएगा। तो ये आपका ए वेक्टर है, साफ से बन गया फिगर। ये आपका वी वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। ये क्या किया था मैंने, ए को स्टेन किया था, ये आपका थीटा एंगल बना था। ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। मैंने बोला था ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अब आइए। क्या मैं करूंगा कि ये जो आपका जो ये बी वेक्टर है इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पे। ये जो देखिएगा फिगर्स, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये जो बी वेक्टर है वहां से मैंने क्या किया, जो बी वेक्टर का जो हेड है वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इस ए वेक्टर पे। सब ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये सब कुछ इसकी एम है, ये पॉइंट, ये एन है, ये ओ है, ये पी है। तो देखिए इन ट्रायंगल एम एन ओ, इन राइट ट्रायंगल एम एन ओ, क्या मैं यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा नहीं लिख सकता हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस एम एन बाई एम ओ। तो एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ओ कॉस थीटा। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आइए ये बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ एम, इन ट्रायंगल पी ओ एन, इन ट्रायंगल पी ओ एन में, ये बड़ा ट्रायंगल में, इन बड़ा ट्रायंगल में क्या हम लोग हाइपोथेनस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं, क्लास 10 में। तो पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। पी ओ हमारा क्या है, ये रिजल्टिंग वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसको अभी यही रहने दीजिए क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। पी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एम प्लस एन, एम एन का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर। पी एन को मैंने लिख दिया पी एम प्लस एम एन। ठीक है, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी एम को मान लीजिए, पी एम क्या ए है तो ए प्लस एम एन कितना आया है, ओ एम कॉस थीटा, ओ एम कॉस थीटा, और ओ एम क्या हमारा है, बी वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एनो। एनो कितना आ जाएगा, अगर इसी राइट ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो एनो का क्या वैल्यू आ जाएगा, निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एनो बाई ओ एम। तो एनो का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओ एम साइन थीटा, ओ एम क्या है, बी साइन थीटा। आप बोल रहे होंगे सर मैं यहाँ पे बी वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? तो ये बी वेक्टर है, वेक्टर कहने का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है, मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है सिर्फ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आइए, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब पी ओ का क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हमें निकल गया पी ओ, मतलब जो पी ओ जो है हमारा जो आर वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ए बी क्या है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। मैग्नीट्यूड निकल गया। अब 1 मिनट और है, डायरेक्शन भी देख लीजिए। तो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ एन में, इन ट्रायंगल पी ओ एन में यहाँ पर हम लोग आएंगे टैन अल्फा। टैन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस ओ एन बाई
पी एन। ओ एन कितना है यहाँ से देखिए, ओ एन का वैल्यू हम लोग निकाला था बी साइन थीटा, अब पी एन कितना आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्शन में निकल गया, पी एन इक्वल टू जो डायरेक्शन है अल्फा जो है, जो डायरेक्शन जो अल्फा जो एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर हम निकाल दिए tan अल्फा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो रिजल्टिंग वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन भी हमें मिल गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये अल्फा एंगल बी वेक्टर के साथ बनाता तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे बी के जगह पे ए हो जाता है और ए के जगह पे बी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और जो एंगल दिया होता है वो हम लोग देख लेंगे। तो आज हमने जो क्लास में जो पढ़ा वो ट्रायंगुलर और वेक्टर एडिशन में फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन पे बात करेंगे, मतलब जो ये रिजल्टिंग वेक्टर है कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब जीरो होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इससे अच्छा खासे क्वेश्चन आपको आते हैं इस कॉन्सेप्ट से एनडीए सीरीज में, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको क्या है, इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है अच्छे से। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।